हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट 4 करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्वांटम भौतिकी। ठीक है, क्वांटम भौतिकी थोड़ा सा बेसिक समझ लो इसके बारे में। ठीक है, देखो कण भौतिकी और चिरसम्मत भौतिकी। देखो कण भौतिकी बोलते क्वांटम भौतिकी। ठीक है, जो कि वैसे इसके बारे में फुल डिटेल से एक बुक आएगी आपके फाइनल में, थर्ड ईयर में, क्या क्वांटम भौतिकी। ठीक है, तो इसमें एक यूनिट है क्वांटम सांख्यिकी, उसके बारे में देखते हैं। देखो इसमें क्या करना है अपन को, ये देखो पहले एक बात समझ लो, इनमें थोड़ा डिफरेंस। जो अब तक जैसे जो न्यूटन ने दिया ना, न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं उसको, जैसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आकार की जो वस्तु है, जैसा जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको क्लास में बताया, जैसे एक कार है, एक मोटरसाइकिल है, वो गति कर रही है, किस वेग से गति कर रही है, कैसे गति कर रही है, उनके बारे में, अगर वो कब रुकेगी, कितनी स्पीड से जा रही है, कितने फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन सी, ये सारी बात आती है अपने चिरसम्मत भौतिकी में। इसमें क्या होता है, कण का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। कभी भी ऐसा सुनने में नहीं आएगा कि प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसा सुनने में नहीं आया कोई गाड़ी इतने मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रही है, लेकिन क्वांटम में ऐसा सुन लोगे आप। ठीक है, तो ये बात आती है यहाँ पे कण भौतिकी, जिसमें क्या करें, आकार, जब कण का आकार क्या हो, बड़ा हो, परंतु क्या कहता है, वेग क्या हो, प्रकाश के वेग के बराबर हो। ठीक है, ये कण भौतिकी में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एडवांस मतलब एडवांस क्वांटम भौतिकी और आती है, एडवांस क्वांटम, उसमें तो आप आकार भी क्या पढ़ते हो, छोटा पढ़ते हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, डिटेल से आप पढ़ लोगे इसमें बाद में। देखो क्वांटम सिद्धांत की अभिग्रहित क्या होता है, क्वांटम भौतिकी में कण की व्याख्या एक तरंग फलन द्वारा की जाती है। इस तरंग फलन को अवस्था फलन कहते हैं। ठीक है, इसे किससे व्यक्त करते हैं, साई आर टी से। ठीक है, आर क्या है, इसकी स्थिति, और टी क्या है, टाइम। जैसे एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो क्या बता देगी, स्थिति, साथ में क्या होता है, टाइम का पता होना चाहिए, किस टाइम में तो व्यक्त किया जाता है। तरंग फलन में उपस्थित आर कोमा टी कण की स्थिति समय को व्यक्त करते हैं। इसे सर्वप्रथम किसने दिया, श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने बताया, याद रखना है। ठीक है, बेसिक है आपका इसमें। ठीक है भाई, आगे चलो। तरंग फलन के महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या होता है, तरंग फलन को मैंने बताया, ये तरंग फलन होता है, आर क्या होता है, स्थिति होता है, टी क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, ये इक्वेशन देखी होगी, वाई इक्वल टू एम एक्स, एम क्या होती है, यहाँ पे ढाल होती है, सी क्या होता है, वाई एक्स पे, जैसे ये होता है ना, अगर ऐसे बोले ये एक्स अक्ष है और ये वाई, तो ऐसे बोलते हैं ना, ये वाला क्या होता है, ये सी होता है। ठीक है, और ढाल क्या होती है, एम होता है, जिससे क्या, एम बराबर क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, छोड़ो इसको, आगे चलते हैं। देखो, और इसमें क्या कह रहा है, ऊर्जा, संवेग और प्रत्यास्थता मान पढ़े क्वांटम भौतिकी के अनुसार। ठीक है, और ये किसके अनुसार, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार है। ठीक है, अब देखो ये याद करने वाले पॉइंट है, तरंग फलन साई आर टी एक सतत मान होता है। ठीक है, सतत मान मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये कटेगा नहीं कहीं पे। ठीक है, आगे देखो, फिर यह तरंग फलन परिमित होता है, मतलब सीमित होता है। यह तरंग फलन एक मान ही होता है, मतलब एक मान वाला होता है। चौथा, ये साइंटिस्ट ने बताया, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, तरंग फलन के एमएससी में इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लोगे। और तरंग फलन के परिमाण का वर्ग क्वांटम भौतिकी में प्रायिकता को व्यक्त करता है। ये प्रायिकता का फॉर्मूला है भाई, कोई भी आपको फलन देगा साई आर टी, उसका आप क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, वो क्या देगा, प्रायिकता। और प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, लिख रखा है। क्वांटम भौतिकी में प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। ये तो आप अपने 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो। फिर यह प्रसामान्यीकृत गुणधर्म कहलाता है, ये वाला, ये क्या है, प्रसामान्य गुणधर्म कहलाता है। क्वांटम भौतिकी में प्रत्येक राशि से संबंधित एक संकारक भी परिभाषित होता है। ठीक है, ये तो यहाँ ऊपर सकता है, और ये छठा ऑप्शन ये है कि क्वांटम भौतिकी में प्रत्येक राशि से संबंधित एक संकारक परिभाषित होता है। ठीक है, अब नया शब्द आया संकारक। संकारक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वह कारक जिसकी संक्रिया के किसी फलन संक्रिया कराने पर एक नया फलन प्राप्त होता है, यहाँ बीच में संक्रिया लिखते हैं। ठीक है, संक्रिया कराने पर एक नया फलन प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, संकारक कहते हैं। जैसे ये साई कोई फलन है, इसके साथ में ए संकारक लगाया तो क्या मिलेगा, नया फलन फाई। ठीक है, तो अब एक बात सुनो, अगर
जिस जो कोई फलन मान रहे हैं उससे हम कोई संकारक से संक्रिया करवाते हैं और वही फलन मिल जाए, ठीक है, तो उसे तो क्या कहते हैं, वो आइगन फलन है। और जो इसके साथ में मल्टीपल मिलता है उसे क्या कहते हैं, आइगन मान। ठीक है, इसको डिटेल से बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये तो होता है संकारक। संकारक इस टाइप का होता है, जैसे अवकल संकारक, समाकलन संकारक, मतलब ये समाकलन का साइन लग जाए समाकल संकारक, अवकलन का साइन लग जाए अवकल संकारक, ठीक है, डॉट लग जाए तो डॉट संकारक, क्रॉस लग जाए तो क्रॉस, जैसे ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये संकारक ही है मतलब। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाहूँ, देखो ए कैप, अब मैंने ये साई कोई फलन मान लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ए कैप साई, साई कौन सा, एक्स स्क्वायर, तो ए कैप क्या बताया मैंने, ए कैप है आपका डी बाई डी एक्स, ए कैप क्या है, डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो डी बाई डी एक्स, अब साई क्या माना हमने, एक्स स्क्वायर, जैसे ए की जगह तो क्या लिखा, डी बाई डी एक्स, और साई की जगह क्या रखा, एक्स स्क्वायर। नॉर्मल सी बात है, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का क्या करना है, अवकलन करना है, तो क्या आ जाएगा 2x, तो ये नया फलन मिल गया, ठीक है। अब ये 2x नया फलन मिल गया, आगे चलो। जैसे अब एक संकारक डी बाई डी एक्स, ए कैप क्या है, संकारक। अब क्या रखा है, अब समझना आइगन फलन के साथ साथ आइगन मान क्या होता है, अभी बताया ना, यहाँ पे बताया, देखिए एक सेकंड, यहाँ पे जो इसके साथ में आएगा वो क्या होगा, आइगन मान। आइगन मान और बताते हैं, कई बार पूछा जाएगा आइगन मान बताइए, मैं बोल रहा हूँ ये वाला ये यूनिट है ना, वैसे समथिंग कंप्लीट ही आपके मान लो इसमें 2-3 टॉपिक आएंगे, एक तो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, एक फर्मियोन सांख्यिकी, वो टॉपिक ही है बस आपके बीएससी में स्पेशल, तो और बाकी सब एज इट इज़ आपको फाइनल में दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ई की पावर ई एक्स क्या मान लिया हमने, एक फलन मान लिया, ठीक है, ये फलन मान रहा है ई की पावर एक्स, तो जैसे ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन एक्स का दोबारा अवकलन होता है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे एक्स की वजह क्या है 2x, तो 2x का क्या आएगा 2, तो मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है यहाँ पे देखो 2 आ गया, तो ये 2 है, देखो ई की पावर 2x फलन मिल गया और साथ में क्या मिला 2, तो ये क्या है आइगन मान। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे बहुत एग्जाम्पल बता रखे हैं मैंने, समाकलन ए कैप मान लिया, ठीक है, मतलब जो संकारक क्या मान लिया ए कैप, जो क्या है समाकलन, और फलन क्या मान लिया एक्स स्क्वायर, तो अब समाकलन आपको आ गया, ठीक है, तो ये आपका नया फलन मिल गया। अब देखो ये टॉपिक बना के बता दिया, देखो पेपर में अगर पूछा जाए 1.5 नंबर में या 2-3 नंबर में कि आइगन मान व आइगन फलन को लिखिए, तो आप ऐसा लिख देना, जब किसी संकारक की संक्रिया किसी फलन से कराई जाती है तो संक्रिया के पश्चात वही फलन प्राप्त हो तो इस फलन को आइगन फलन तथा इसके साथ प्राप्त नियत मान को क्या कहते हैं, आइगन मान। दोनों बात समझ में आ गई होगी, ये ना समझ में आए तो देखो एक और लिख दिया, जब किसी संकार की संक्रिया किसी फलन से कराई जाए तो संक्रिया के पश्चात फलन नियत मान के साथ प्राप्त हो, फलन तो प्राप्त हो और एक नियत मान के साथ प्राप्त हो, तो फलन आइगन फलन होगा, वह नियत मान क्या कहेगा, आइगन मान। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है भाई। ये मतलब ए कैप क्या है, ए कैप कोई भी संकारक है और साई फलन है, इसका जैसे आप करते हो तो ए कैप, ए तो क्या बन गया इसका आइगन मान, और साई क्या मिल गया, फलन मिल गया, तो साई इज इक्वल टू क्या हो गया ए ई की पावर में 2x। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर रखा है, देखो ए ई की पावर 2x, ए बाहर आ गया, ई की पावर 2x का 2x आ गया और 2x का 2 आ गया, तो 2 बाहर आ गया और ये जो मिला है वही क्या मिल गया अपना साई, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो साई, तो ये सेम फलन मिल गया, तो 2 क्या है आइगन मान, ठीक है, आइगन मान, और ये क्या मिल गया आइगन फलन, ठीक है। आगे चलो, अब ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, देखो मैं 1-2 बता देता हूँ। निम्न फलन मतलब निम्न तरंग फलन है तो दर्शाइए कि तरंग फलन d²/dx² संकारक के लिए आइगन फलन है या नहीं, मतलब कि अब देखो यही बताता हूँ, 1-2 बताता हूँ, जैसे d² अपॉन में dx², मतलब कि ए ई की पावर क्या है 3x है, इसका आप 1-2 बार अवकलन करो, ए आएगा, ए तो कांस्टेंट है, ई की पावर 3x आएगा और 3x का क्या करोगे 3, ये तो एक बार हो गया, फिर दोबारा इसका ही होगा क्योंकि 3 है तो क्या आ रहा है बाहर, और एक 3 और मिल जाएगा और ई की पावर में 3x आएगा ही आएगा, तो 3x तो साथ में आया तो 3 9a आ गया ना, तो 9a 9 आया, ए तो है ही इसमें, तो 9 तो क्या आ गया आइगन मान हो गया, 9 तो क्या हो गया आइगन मान, और बाकी जो बचा वो क्या है ए
ई की पावर ये क्या है आपका आइगन फलन। समझ में आ गया होगा। देखो ऐसे कर रखा होगा, इसको देख लो, log x को देखो, log x क्या होगा, जैसे इसका एक बार अवकलन करोगे तो क्या आएगा 1/x, और x का 1 हो जाएगा। फिर दोबारा करोगे तो क्या आएगा -1/x²। तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है भाई। ये आइगन फलन है या नहीं, मतलब कि ये क्या कहना चाहिए, ये आइगन फलन नहीं है, ठीक है। आगे चलो, फिर है sin x, क्या है sin x dy/dx। sin x का एक बार करोगे तो क्या आ जाएगा cos x, ठीक है। cos x का दोबारा करोगे तो क्या आएगा -sin x। तो -1 आ गया। अब इसका मान sin x तो वही है ना सेम, तो -1 क्या आ गया इसका आइगन मान। तो ये है, ये नहीं था, ये है, ठीक है। चौथा cos x का एक बार करोगे तो sin x हो गया, sin x माइनस का sin x, और माइनस sin x का करोगे तो cos x, माइनस साथ में आएगा ही आएगा, तो ये cos मिल गया, तो इसका भी क्या आ गया माइनस का एक आइगन मान हो गया। समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। ये देखो कर रखा है, ये नहीं है, ये कर दिया ना, बाद में कर दिया, ठीक है। और आ गया, ये भी हो जाएगा, ये भी हो गया। एक बार 8x वाला भी कर दोगे आप, ये भी कर दोगे। ये देख लो एक बार cos 2x, ये नहीं करवाया बस मैंने। cos 2x का क्या होगा माइनस का sin 2x, और फिर इंटू में 2, फिर दोबारा sin 2x का करोगे तो माइनस, तो है ही ये वाला, और 2 भी आएगा साथ में, और sin 2x का करोगे तो cos 2x, और 2x का करोगे तो एक 2 और आ जाएगा, तो कितना आएगा -4 आ जाएगा, जो कि इसमें नहीं कर रखा है। ये क्या कर दिया भाई, 1 मिनट रुक, ठीक है भाई। ये थोड़ा गलत हो गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। और बोल देते ना कर लो, नहीं करते, ठीक है। आगे चलो, गलत कर दिया। अभ्रष्टता, यदि किसी संकारक की संक्रिया अलग अलग फलनों द्वारा कराई जाए और संक्रिया के पश्चात आइगन मान समान हो तो यह गुणधर्म क्या कहलाता है अभ्रष्टता। मतलब जैसे एक कोई संकारक है, साई 1 से मल्टीप्लाई का तब भी ए आ गया, फिर साई 2 से किया तब भी ए आ गया, 3 से किया तब भी ए आ गया, ठीक है। जितने से करते हो, कोई भी अलग अलग फलन लिया और जितनी बार अपना कोई कांस्टेंट वैल्यू आए तो वो फलन उतनी बार उतना उसके अभ्रष्टता कितना हो जाएगी 4 हो जाए। जैसे मतलब 4 बार ए आता चला गया, अलग फलन लिया फिर भी ए आ गया आइगन मान, फिर अलग फलन लिया फिर ए आ गया, फिर अलग फलन लिया फिर ए आ गया, तो जितनी बार ए आएगा वो क्या आएगी अभ्रष्टता की कोटि। जैसे इसमें बोल दिया कि ये यहाँ अभ्रष्टता की कोटि क्या है n, मतलब कि n टाइम्स तक क्या होता आता जा रहा है ए आता जा रहा है, ठीक है। तो आगे बात सुन, आगे चलो। अनअभ्रष्टता, यदि किसी संकारक की संक्रिया अलग अलग फलनों के साथ कराई जाए तो हमें अलग अलग आइगन मान प्राप्त हो तो यह गुणधर्म क्या कहलाता है अनअभ्रष्टता। ये इसका अपोजिट हो गया, आपको पता लग गया कि अगर जैसे इसका ए से साई 1 की संक्रिया ए कैप से करते हो तो क्या ए आ गया, फिर साई 2 से करते हो तो बी आ गया, और 3 से करते हो तो सी आ गया। तो ए बी और सी ये तीनों क्या है बराबर नहीं है, ठीक है। ये तो सदैव इस अनुभ्रष्टता की कोटि सदैव क्या होती है एक होती है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है एमसीक्यू। आगे देखो, यदि संकारक ए कैप निम्न समाकलन गुणधर्म की पालना करे तो संकारक ए कैप हर्मिटी संकारक होगा। तो ये याद रख लेना इसको, तो ठीक है हर्मिटी संकारक फाइनल में पढ़ोगे इसके बारे में अच्छे से वैसे, ठीक है। ये डायरेक्ट याद रख लेना, ए कैप साई दोनों का स्टार है, फाई और डी टो, या टो की बजाय वी भी लिख देते हैं, ठीक है। डी टो ये वॉल्यूम को बताता है, ठीक है। और ये साई स्टार और ए कैप साई डी टो, ठीक है। चलो छोड़ो इसको, आगे देखो। अब बात आती है प्रेस सामान्यीकृत तरंग, ठीक है। प्रेस सामान्यीकृत गुणधर्म ये होता है तरंग गुणधर्म। देखो इसमें क्या होता है, इस गुणधर्म के लिए प्रायिकता का मान क्या होना चाहिए एक, मतलब इस साई कोई फलन देगा साई, उसका साई स्टार मतलब कॉन्जुगेट निकालना है उसका, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करो और उसका समाकलन कर दो तो क्या आता है एक। एग्जाम्पल देख लो, मैं दे देता हूँ। एग्जाम्पल में ये है, जैसे साई माना ए साई पाई एक्स अपॉन में ए है, ये फलन है। जब इसका मतलब कॉन्जुगेट लोगे ना तो ए का क्या होगा ए², ए का क्या होगा ए स्टार, साइन का साइन एन पाई एक्स अपॉन में ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब ए और ए का मल्टीप्लाई करते हो
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे ए इंटू ए स्टार, ऐसे इनका मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, ए का स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 टू ए तक करना है, तो इनका 0 से ए तक क्या, साई स्टार, ये आपको दे के रखेगा कहाँ से कहाँ तक करना। 0 से ए साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो मैंने बोला ना साई को क्या माना ये, और साई स्टार यहाँ लिख देता हूँ। साई स्टार क्या हो जाएगा, ए का ए स्टार, ठीक है, साइन का साइन पाई एक्स अपॉन में ए। ठीक है, ये हो गया। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा ए का स्क्वायर, और फिर साइन और इसका मल्टीप्लाई करो साइन साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन में ए डी एक्स। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू, ये देखो यहाँ पे ना थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, क्या आप मेरी बात समझ जाओगे यहाँ पे, बताऊँ? चलो मैं बता देता हूँ। देखो 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन में ए अपॉन में 2, इसका इंटीग्रेशन करना। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2। ठीक है, 1/2। और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर है, और इसका जो इंटीग्रेशन करोगे ना 0 से ए तक, तो ये ए तक करोगे ना, तो इसलिए a/2 आएगा इज इक्वल टू में 1। इसका इंटीग्रेशन आपके लिए HW है करना, ठीक है। और इसके बराबर में क्या आएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, और ए कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2 अपॉन में ए। तो ए का मान निकालोगे तो √, में आ जाएगा, √2 अपॉन में ये आ गया ए की वैल्यू। परिसामान्यीकृत नियतांक ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और अब आएगा तो कहीं इसको डिटेल से बताएंगे आगे, ठीक है। ठीक है, बेसिक में कुछ ज़्यादा ही बता दिया ऐसा लग रहा है। अब देखो यहाँ से अपने टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। कृष्णिका वह पदार्थ जो निम्न ताप पर सभी तरंग दैर्घ्य 0 से अनंत तक का अवशोषण करे और उच्च ताप पर सभी तरंग दैर्घ्यों का उत्सर्जन करे। कृष्णिका क्या कहता है, क्या कहना, जैसे धूल, प्लेटिनम, सूर्य। बस धूल जैसे रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, उनको इस अवशोषित कर लेता है। मतलब कि गर्मियों में तो क्या होता है, मतलब रेत में चलना मुश्किल हो जाता है, और ठंड में क्या होता है, उनका मतलब उसमें भी चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंडा भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है और गर्म भी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और सूर्य में क्या होता है, बहुत ऊर्जा होती है। जब बोले कि उसमें क्या होता है, उन वो मतलब निम्न ताप पर तो सभी को क्या अवशोषित कर सकता है, और उच्च ताप पर क्या करता है, उत्सर्जित कर लेता है। ठीक है, उच्च ताप पर सभी तरंग दैर्घ्यों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये ब्लैक बॉडी है ना, कृष्णिका नाम ब्लैक बॉडी जरूर नहीं है ब्लैक हो, ठीक है, बस धूल ब्लैक कोई होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। आगे चलो, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। विकिरण की ऊर्जा क्षमता और तरंगदैर्घ्य के मध्य खींचा गया वक्र कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है, याद रखो। ठीक है, किस किस के बीच में, उत्सर्जन क्षमता और तरंगदैर्घ्य के मध्य। ठीक है, अब देखो ये अपना प्रायोगिक वक्र है, ये प्रयोग करके ये वक्र बनाया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी सी वो है, चलो मैं बताता हूँ। देखो लैम्बडा, इधर लैम्बडा रख लिया, इधर क्या रख दी, विकिरण उत्सर्जन क्षमता E1 E2 E3 E4। ठीक है, ये रखा। अब देखो यहाँ पे इस रूप का आएगा। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा और बता देता हूँ। पहले जैसे ये ऐसे, फिर आगे बढ़ गया थोड़ा सा, फिर और आगे बढ़ गया, फिर ऐसे, ये और ये ऐसे बनेगा ये थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये ऐसे ही है भाई, स्टूडेंट बनाते हैं जैसा आपको बता रहा हूँ। कोई नहीं, स्पेशल बनाने के लिए नोट्स पर टाइम नहीं है। ठीक है, देख लो अब तुम इसमें समझ जाओ, पर आपकी छुट्टियों का अच्छा यूज हो जाए, इस वजह से मैं आपको ये वीडियो बना के आपका सेंड कर रहा हूँ। प्रायोगिक वक्र ऐसा बनेगा ये, मतलब जितना जितना यहाँ से लैम्बडा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे लैम्बडा का मान इंक्रीज हो रहा है, तो देखो एनर्जी का मान क्या होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ लैम्बडा का मान क्या है, कम है। एनर्जी का मान क्या है, सबसे ज़्यादा। एनर्जी का मान क्या है, सबसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे λ4 की वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा, और λ4 पे जो ग्राफ बन रहा है वो ऐसे बनेगा भाई, है ना। ग्राफ है वो कौन सा है, E4, जो कि एनर्जी क्या है, कम। इधर एनर्जी बढ़ रही है ना, और इधर लैम्बडा बढ़ रही है। तो मेरी बात समझ गए ना। चलो ठीक है, आगे चलो। तो लैम्बडा क्या है, λm क्या है, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य। जहाँ पे ये कह रहा है ना, देखो यहाँ मैक्स, यहाँ पे
एम मतलब ई एम एन है ना, मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी है, वहाँ पे क्या लिख रहा है, लैम्बडा मिनिमम होगा। ठीक है भाई, लैम्बडा मिनिमम होगा ना, यहाँ पे ये लिखा ना, लैम्बडा मिनिमम होगा जब मैक्सिमम एनर्जी पर। ठीक है, तो ये लिख रखा है लैम्बडा एम क्या है, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, और ई एम क्या है, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता, डायग्राम में है। अब ये आप पूछ सकता है कृष्णिका जो वितरण ऊर्जा वक्र है उसके बारे में 4 पॉइंट लिखिए। तो जैसे पहला, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है, ये क्या होता है, सतत। ऐसा होता है कि भाई ये कंटिन्यूस होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाए फिर यहाँ से ये ना जाए, तो ये सतत होता है, समझ में आ गया, कंटिन्यूस होता है, पहली बात। दूसरी बात, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र जैसे जैसे ताप का मान बढ़ाया जाता है ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, यहाँ पे देखो, अरे यार यहाँ पे देखो, जैसे ये कितना था 100, यहाँ पे कितना है 200, 1000, यहाँ 2000, यहाँ क्या है 3600, और यहाँ क्या है 4000। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ऊर्जा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, फिर तीसरा देखो, आँखों में दर्द होने लग जाता है कंटिन्यू फ़ोन में देखते देखते। तीसरा, कृष्णिका वक्र में किसी नियत ताप के लिए तरंगदैर्घ्य बढ़ने से पहले ऊर्जा बढ़ती है तथा वह उसके पश्चात अधिकतम होकर तरंगदैर्घ्य के साथ घटती है। जैसे बताया ना अभी, जैसे ये वक्र था, पहले तो क्या होती है, बढ़ती है, फिर उसके बाद में घट जाती है, मैक्सिमम होने के बाद क्या हो जाती है, घट जाती है। चारों ग्राफ में ऐसे ही था। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में अधिकतम जो ऊर्जा है वो पंचम घात की क्या होती है, समानुपाती। जैसे ई मैक्सिमम होगी वो टेम्परेचर के 5वीं घात की क्या होगी, समानुपाती। वो डायरेक्ट याद रखना है ये। ठीक है, कृष्ण ये प्रायोगिक ग्राफ बनाया गया है। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में ऊर्जा ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। किसमें, जो ऊर्जा होगी कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में ऊर्जा ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होगी। ठीक है, और जो समानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे क्या कहते हैं, स्टीफन नियतांक। ठीक है, और ये जब टोटल ऊर्जा निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ई 0 से इन्फिनिट ई लैम्बडा डी लैम्बडा, इसका फॉर्मूले का यूज होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह करोगे तो। वीन का विस्थापन नियम, इस नियम अनुसार जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है वैसे वैसे अधिकतम ऊर्जा से संबंधित अधिकतम तरंगदैर्घ्य न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाती है। बीन का विस्थापन नियम बीन का विस्थापन नियम लघु तरंगदैर्घ्य के लिए काम करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही काम करेगा, आधे के लिए तो बीन का, और आधे के बाद में रेले जीन्स का काम करेगा, और दोनों कंप्लीट जो बताएगा वो आएगा प्लांक फॉर्मूला। ठीक है, आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, आगे देखो। तो क्या कह रहा है, वीन का विस्थापन नियम क्या होता है, इधर लैम्बडा, इधर मतलब ई लैम्बडा बोले तो उत्सर्जन क्षमता, और यहाँ पे लैम्बडा मैक्सिमम पर यहाँ तक काम करेगा, इसके बाद में काम नहीं करता। ठीक है, कौन सा नियम, वीन का विस्थापन नियम। गणितीय रूप क्या होता है वीन के विस्थापन के नियम, तो लैम्बडा मैक्सिमम होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, और जैसे ही प्रोपोर्शनल हटेगा एक बराबर आएगा और एक कांस्टेंट आएगा बी, और बी को क्या कहते हैं, वीन नियतांक। ठीक है, अब बात आती है इसके लैम्बडा m1 t1 इज इक्वल टू बी, लैम्बडा m2 t2 इज इक्वल टू बी। अलग अलग भाई ये तो कांस्टेंट है, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्बडा m1 t1 इज इक्वल टू लैम्बडा m2 t2। ये वाला सूत्र इतना इम्पोर्टेंट है, इससे सूर्य का ताप भी ज्ञात कर सकते हो आप। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो अगले साल पढ़ लोगे आप अच्छे से। ठीक है, उसके बाद चिरसम्मत भौतिकी की असफलता, जो अपना न्यूटन फिजिक्स है वो कैसे फेल हो रही है। चिरसम्मत भौतिकी में कृष्णिका ऊर्जा वितरण की व्याख्या रेले जीन्स और वीन नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, ये क्या किया इसने, वीन के नियम के अनुसार कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को वीन विकर्ण सूत्र द्वारा परिभाषित किया गया, परंतु वीन विकर्ण सूत्र द्वारा कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र लघु तरंगदैर्घ्य वाले भाग की व्याख्या किया। मैं बोला ना, जैसे ये वक्र है ना, बस इतने के लिए काम किया, जैसे आगे तरंगदैर्घ्य बढ़ाया तो ये फिर आड़ा तिरछा हो गया भाई। ठीक है, ये काम नहीं किया फिर इसने। ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या की जाती है, अर्थात वीन का विकर्ण सूत्र उच्च तरंगदैर्घ्य वाले भाग के लिए मान्य न होता, जबकि रेले जीन्स
ने अपने विकर्ण सूत्र की सहायता से उच्च तरंग दैर्घ्य वाले भाग की व्याख्या की, अर्थात रेले जीन्स का विकर्ण सूत्र लघु तरंग दैर्घ्य के लिए मान्य नहीं था। इस प्रकार चिरसम्मत भौतिकी में पूर्व कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या नहीं की जा सकती और यह चिरसम्मत विज्ञान की असफलता थी। ठीक है भाई, अब पूछा जा सकता है चिरसम्मत विज्ञान क्यों असफल रहा। ठीक है, तो ये क्या, क्योंकि ये अपना उसने वीन नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे विकर्ण कृष्णिका विकर्ण के बारे में बताया, जो कि लघु तरंग दैर्घ्य के लिए काम करता था। और फिर उसके बाद में रेले जीन्स ने इसका कंप्लीट कर दिया, जिसे प्लांक विकर्ण सूत्र कहा। इस सूत्र द्वारा संपूर्ण कृष्णिका विकर्ण वक्र की व्याख्या की जाती है, अर्थात प्लांक का विकर्ण सूत्र वीन व रेले जीन्स दोनों के नियमों को संतुष्ट करता है। वो कैसे करता है वो हम करेंगे अभी। ठीक है, तो ये लैम्बडा और ये ई लैम्बडा, इनके बीच में ग्राफ बनाया गया। यहाँ तक तो अपना कौन सा वीन का विस्थापन नियम, और उसके बाद में रेले जीन्स का विस्थापन नियम, और इन दोनों को यूज करके एक प्लांक नाम का वैज्ञानिक उसने दे दिया, मतलब ये नियम। तो मतलब जो इसने दिया ना, वो नियम दिया तो इसने ही था, वो दोनों को सेटिस्फाई करा, इसको भी और इसको भी। ठीक है, आगे चलो। क्वांटम भौतिकी में हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी एक ही दिशा एवं एक ही क्षण पर दो भौतिक राशियों का यथार्थ मापन संभव नहीं है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे पंखा है भाई, ठीक है, ये ऐसा कहना चाह रहा है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को समझो। ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे दोबारा समझना, जैसे मान लो ये पंखा बना दिया अपन ने, ठीक है भाई, ये अपने घूम रहा है, ये अपनी छत है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है या तो इसकी वेलोसिटी के बारे में बता पाओगे आप, या इसकी स्थिति के बारे में बताओगे। भाई अगर स्थिति के बारे में बताओगे, इसको रोकोगे ना पहले, और रोकोगे जब भी तो बताओगे यहाँ पे, और वेग को बताओगे तो इसको गति करवाओगे। अब गति करवा लो चाहे स्थिति पता करवा लो, भाई एक ही बात होगी। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है, ये दोनों को एक साथ पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या कह रहा है, माना एक्स दिशा में अनिश्चितता डेल एक्स है और संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स है। तो हाइगन ऊर्जा अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन होगा एच कट बाई 2। ये प्रिंसिपल दिया भाई। ठीक है, और एच कट की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, ये बात हुई। और नोट डाल क्या बता दिया है आपको, देखो, यह भी चिरसम्मत भौतिकी की असफलता थी, क्योंकि चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार दो भौतिक राशियों का एक ही दिशा में एक ही क्षण में यथार्थ मापन संभव नहीं है। ठीक है, ये भी उसकी क्या थी, असफलता थी। अब देखो प्लांक का विकर्ण सूत्र। ठीक है, लास्ट ऑफ ये और देख लो, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की संपूर्ण व्याख्या जिस सूत्र द्वारा की जाती है उसे क्या कहते हैं, प्लांक का विकर्ण सूत्र कहा जाता है। हम जानते हैं क्या कि लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा तरंग दैर्घ्य प्रास में कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की संख्या क्या होती है, एन लैम्बडा डी लैम्बडा। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी आपके साथ। ठीक है, अगली साल इसका फुल प्रूफ है। ठीक है, और एक ये प्लांक के दोल की औसत ऊर्जा एच न्यू अपॉन में ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो चीज़ अब की बार याद कर लेना। और इसका प्रूफ देखना है तो एक काम करना, बीएससी फाइनल की अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो उसमें देख लेना। ठीक है, अभी तो बनाई नहीं है। ठीक है, कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की ऊर्जा इज इक्वल टू दोलकों की संख्या गुणा में एक दोलक की ऊर्जा। और दोलकों की संख्या क्या आ गई थी, ये, और ऊर्जा क्या आई, ये। बस ऐसा ये डायरेक्ट याद रख लेना पेपर में। ठीक है, अभी 4 नंबर में आएगा तो उनका प्रूफ ही आता है फाइनल में 4 नंबर का, तो सोचो कितना लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से बोल रहा हूँ। आगे देखो, तो ये यू लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल टू 8 पाई लैम्बडा की पावर 4 डी लैम्बडा, और ये इनका मल्टीप्लाई किया, डी लैम्बडा कहाँ ले आ गया बाहर, और ये 8 पाई एच न्यू अपॉन में लैम्बडा की पावर ये। ठीक है, सेम है। आगे देखो, अब उसके बाद में 8 पाई एच सी, ये न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में, ओहो एक मिनट, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में लैम्बडा। तो सी एन न्यू की जगह क्या लिख दिया, सी अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा को 4 थी, वो कितनी होगी 5, 1 अपॉन में
ये आ गया, ठीक है यहाँ तक। और ये प्लैंक का विकर्ण सूत्र है, सिंपल है। बस आपको ये याद रखना था, क्या, ये दो चीज़ याद रखनी है भाई। एक तो कौन सी, ये 8 पाई लैम्बडा की पावर 4 डी लैम्बडा, और एक एच न्यू अपॉन में ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1, ठीक है। अब दोनों को ये कैसे सेटिस्फाई करता है, बीन के विकर्ण सूत्र को लघु तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है ना ये, तो एच न्यू अपॉन में लैम्बडा के टी, ये क्या होगा, अगर एक बात तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। अगर लैम्बडा का मान क्या होगा, समझना इस चीज़ को, लैम्बडा का मान कम होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब ये बहुत ज़्यादा होगी तो इस लैम्बडा को यहाँ ले जाओ, तो एच सी अपॉन के टी बहुत ज़्यादा, अरे भाई जो नीचे जो वैल्यू है, ठीक है, ये अब इसमें किसी का भाग दे रहे हो आप, लघु ये छोटा है, लघु तरंग दैर्ध्य मतलब ये कम है, तो ऑल ऑफ रिजल्ट कितना मिलेगा, बड़ा मिलेगा, वो एक से तो बड़ा ही मिलेगा ना ये, अगर ये बहुत कम है तो, ठीक, ये कहना चाह रहा हूँ। अब समझ में आ गई बात, दोबारा देखो, मैं कह रहा हूँ लैम्बडा का मान बहुत कम है, तो ऑल ऑफ रिजल्ट प्रकाश का वेग कितना होता है, ये मान के चलो ना, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸, इसमें भाग दोगे तो एक से तो बहुत ज़्यादा ही आएगा, और एक से ज़्यादा आएगा, तो ऐसा करो, इसको लैम्बडा को उठा के इधर ले जाओ, तो लैम्बडा का मान बहुत कम है, किसकी तुलना है, एच सी अपॉन के टी। तो मतलब अपन को यहाँ पे करना है ना ई की पावर, देखो यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, ये ई की पावर एच सी अपॉन के टी है यहाँ पे, तो ई की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी की वैल्यू कितने से ज़्यादा होगी, एक से ज़्यादा होगी, ठीक है, एक से ज़्यादा होगी। तो ई की पावर एच सी अपॉन में लैम्बडा के टी, अब ये जो एच सी अपॉन के टी है बहुत बड़ा है किससे, लैम्बडा से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ओनली फॉर क्या आएगा, कहना चाह रहा है कि ई की पावर में कोई वैल्यू है एक्स, और एक्स का मान क्या है, बहुत बड़ा है, तो इसकी वैल्यू लगभग बहुत बड़ी मतलब इन्फाइनाइट के समथिंग आएगी, तो इसमें से अगर एक घटा भी दे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही कहना चाह रहा है यहाँ पे, जो ई की पावर में, जो ई की पावर में एच के टी है, ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और इसमें से क्या कम हो रहा है, एक तो इसको नगण्य मानकर छोड़ने पर। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो अब ये ई की पावर जो एच सी अपॉन में लैम्बडा के टी है, ये ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस एच सी अपॉन में क्या बचेगा, लैम्बडा के टी, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलो, ये कहना चाह रहा, देखो ये लिखा 8 पाई, देखो ये 8 पाई एच सी अपॉन लैम्बडा 5, ये तो ऐसा कैसा है, और जो ये है ये क्या होगा, ऊपर चला गया एच सी अपॉन लैम्बडा के टी, ये चला गया एच सी अपॉन लैम्बडा के टी, साइन किसका हो गया, माइनस का हो गया, टी लैम्बडा, ठीक है। तो न्यू यू लैम्बडा डी लैम्बडा, ये ऐसे है भाई, यू लैम्बडा डी लैम्बडा, ये वाला, ठीक है, 8 पाई एच सी अपॉन लैम्बडा की पावर 5, ये आ गया, ठीक है। अब देखो जो ये चीज़ है उसको तो क्या मान लिया, ए, ठीक है, और एच सी अपॉन में के, एच सी अपॉन में के, इसको क्या मान लिया, ए, तो इस ये है अपना विकर्ण सूत्र, ये याद रखना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्लैंक सूत्र याद हो जाए तो इसको प्लैंक सूत्र में बस इसकी जगह क्या करना है, ये माइनस को हटा देना है, इसको ऊपर ले जाना है, और ए और बी किसको मानना है वो आपको बता दे, इसको तो क्या मान लेना, ए, और लैम एच सी अपॉन में के, इसको क्या मान लेना, बी, ठीक है, ये मान लेना। आगे चलो कि सेकंड में क्या है, रेले जीन्स का विकर्ण सूत्र उस तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है, तो एच सी अपॉन में लैम्बडा के टी लेस देन क्या है 1, तो लैम्बडा को कहाँ ले जाओ, इधर, तो एच सी अपॉन में के टी लेस देन लैम्बडा, तो एच सी अपॉन के टी ये क्या है, बहुत कम है लैम्बडा से, तो ई की पावर, जो ई की पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 + x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो x की वैल्यू क्या है, एच सी अपॉन में के टी, एच सी अपॉन में लैम्बडा के टी, एच सी अपॉन लैम्बडा, तो 1 प्लस में एच सी अपॉन में लैम्बडा के टी, बाकी को आप नगण्य मानकर छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी देखो ये पहले ही बहुत कम है, और कम का स्क्वायर करोगे तो क्या हो, जैसे 0.1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0.01, तो और कम हो गया, इसलिए हाइयर जो वैल्यू है उसको मतलब नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ओनली फॉर क्या लेंगे 1 प्लस में एक्स, तो इसी वजह से क्या ई की पावर एच लैम्बडा एच सी अपॉन लैम्बडा के टी की जगह लिखना है 1 + एच सी, तो इसकी जगह 1 + एच सी अपॉन में
लैम्बडा के टी लिखोगे और माइनस में क्या है 1, तो इससे ये कट जाएगा। एच सी अपॉन में लैम्बडा के टी कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ गया देखो, ये कट गया यहाँ से, ये कट गया। अब लैम्बडा एच के टी ऊपर चला जाएगा, तो लैम्बडा एच के टी जैसा आएगा देखो, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ लैम्बडा अपॉन में लैम्बडा के टी अपॉन में एच सी। तो एक लैम्बडा से एक लैम्बडा कट जाएगा, लैम्बडा की पावर कितनी बचेगी 4, और डी लैम्बडा एच और के टी मल्टीप्लाई हो गया, एच सी से ऊपर एच सी कट गया, 8 पाई के टी लैम्बडा डी लैम्बडा अपॉन में लैम्बडा की पावर 4, ये आपका आ गया, ठीक है। बस थोड़ा सा और पढ़ लो, बस 1 सेकेंड में परमाणु। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू। आपका देखो टाइम की थोड़ी बचत हो जाए, बोले तो टाइम का यूज हो जाए, इस वजह से मैंने आपको ये थोड़ा बताया, वरना बाकी सब क्लास में अपन पढ़ लेंगे और इसको डिटेल से। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो ठीक है, कोई चीज़ मैंने इसमें डायरेक्ट कही है कि हाँ ये याद रखना है, कुछ सोच के ही कहा होगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।